हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये आपका साइंस का सब्जेक्टिव का सेट 2 है। सेट 1 बना चुके हैं और सेट 5 तक हम लोग बना चुके थे। सेट 5 तक बना चुके हैं 1 2 3 4 5 और कंप्लीट वर्मा प्रेस भी बता दिए हम ऑब्जेक्टिव पूरा। तो साइंस में क्वेश्चन थोड़ा टफ रहेगा इस बार, इसलिए चलिए अब आप लोग के डिमांड पे ये जो है वर्मा प्रेस का सेट 2 आ गया। चलिए अब देखिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 31 होगा, क्योंकि 30 ऑब्जेक्टिव है। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, मतलब क्या है, वक्रता केंद्र एफ पर स्थित है। ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना जरूरी है, जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। एक वर्मा प्रेस वाला और एक मॉडल सेट वाला, 2 गो है, बड़ा बड़ा वीडियो है। चलिए देखिए, ये किरण है, इसको 2-3 बार बनाइएगा ना, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है? देखिए दृष्टि दोष से एक क्वेश्चन रहेगा। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति जो है निकट रखी वस्तु को देख सकता है, परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, और इसे जो है उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस से दूर करते हैं। निकट में भी 4 अक्षर है और अवतल में भी 4 अक्षर है। चलिए देखिए शुरू करते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है? वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। कारण क्या है? वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाना, मतलब अभी नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना। दूसरा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तीसरा लिख सकते हैं फोकस दूरी घट जाना। संशोधन मतलब इलाज या उपचार। तो निकट दृष्टि दोष को उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस से दूर किया जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ब्लैक बोर्ड है, पीछे का ब्रेंच में कोई विद्यार्थी बैठा है, इसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसको दूर वाला नहीं दिख रहा है, मतलब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसका दूसरा नाम मायोपिया भी है। चलिए अब आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब क्या हुआ? जिसमें संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान हो, इसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ये भी आ सकता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं, इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान रखने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। सीधे हम लिख सकते हैं, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। चलिए अब आगे देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? अगर अम्ल और क्षार है, दोनों को उचित मात्रा में मिलाएंगे तो इसका जो गुण है खत्म हो जाएगा और इससे लवण और जल बनेगा, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए, अम्ल एवं क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया जिसमें लवण और जल बनता है, उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे HCl प्लस NaOH तो बनेगा NaCl प्लस H2O, मतलब अम्ल जोर क्षार मिलके लवण और जल बनाता है, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए ये वाला ऑप्शन हम बताएं, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस HOH मतलब H2O, CaO हॉल्ट वाइज OH2 मतलब बुझा हुआ चूना, इसमें H2SO4 डालेंगे, CaSO4 प्लस 2H2O बाहर हो जाएगा। ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल। चलिए अब आगे चलते हैं। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम क्या होता है समझिए। सबसे पहले पाचन समझिए क्या होता है। पाचन क्या है? एक जैव रासायनिक प्रक्रम है। इसमें भोजन जो है जटिल पोषक तत्व से सरल रूप में परिवर्तित होता है और इसमें एंजाइम भाग लेता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाचक। पाचन क्या है? जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन बोलते हैं और ये एंजाइम से होता है। तो यही पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देता है, जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और शरीर उसका अवशोषण कर लेता है। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रिया मतलब जैसे हम कोई गर्म चीज छू दिए, तुरंत हाथ पैर हम लोग का पीछे हो जाता है, क्यों होता है? या कांटा पे हम लोग का पैर पड़ता है तो पैर पीछे हो जाता है, तो देखिए क्यों होता है। मस्तिष्क शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र है, ये 1 नंबर में आ सकता है। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? मस्तिष्क। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उसका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रिया सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचन होना इसका एक उदाहरण है। संकुचन मतलब क्या हुआ? छोटा हो जाना।
डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? प्रजनन या जनन मतलब क्या होता है? डीएनए की प्रकृति का बनना, उसका कॉपी बनना, बनते रहना, चयन बनना उसका। तो डीएनए प्रतिकृति बनने में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, मतलब माता पिता से बच्चों का थोड़ा डिफरेंस होना, इसको बोलते हैं विभिन्नता। और समानता भी डीएनए से ही आता है। विभिन्नताओं से जैव विकास होता है। डीएनए प्रतिकृति बनने से कोशिका विभाजन होता है, जो प्रजनन के लिए अनिवार्य है। चलिए आगे चलते हैं। पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? अपमार्जक मतलब होता है साफ करने वाला। तो पारितंत्र में सूक्ष्मजीव जो है वो अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं। वो क्या करता है? जीवों के मृत शरीर को सड़ा गड़ा के मिट्टी में मिला देता है, मतलब पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है। तो अपमार्जक पर्यावरण में पदार्थों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि अपमार्जक ना हो तो पृथ्वी की सतह पर अपशिष्टों का ढेर लग जाएगा, सभी जैव भू रसायन चक्र बाधित होने लगेगा तथा पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, या हम जो बताएं पारितंत्र में सूक्ष्मजीव अपमार्जक या अपघटकों की भूमिका निभाते हैं। ये जीवों के मृत शरीर को सड़ा गला देते हैं, मतलब अपघटित करते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे दो तरीके बताएं जिसमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थ अपने अनिम्नीकरण स्वभाव के कारण निष्पादन की समस्या उत्पन्न करते हैं तथा परिदृश्य को गंदा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक होता है जैव निम्नीकरण, एक होता है अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण माने जो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होते हैं, जैसे फल फूल का छिलका, ये सब मलमूत्र, ये सब है जैव निम्नीकरण, जो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाता है। और अजैव निम्नीकरण है जो सड़ता गलता नहीं है, जैसे प्लास्टिक, फाइबर, कांच, ये सब सड़ता गलता नहीं है। ये क्या करता है? लंबे समय तक जमा होकर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। देखो लिखा है, इस पदार्थों से प्रायः अत्यंत हानिकारक प्रदूषक या गैसीय प्रदूषक निकलता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत क्या है? खतरनाक है, हानिकारक है। चलिए अब आगे देखिए। कोई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस दिया है। फोकस दूरी जो है प्लस में होगा, मुख्य अक्ष के लंबवत है। लेंस से वस्तु की दूरी माइनस में होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार ज्ञात करें, इसका आवर्धन भी ज्ञात करें। तो फोकस दूरी दिया है 10, यू माने दूरी दिया है, प्रतिबिंब 15 और ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर। कोई वस्तु लंबी मतलब ऊंचा, तो H2 क्या होगा? तो सबसे पहले लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सब बैठाएंगे तो v का मान आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। m बराबर v/u होता है, v है 30 और u है -15, तो -2। अब क्या निकालना है? m बराबर H2/H1 होता है। H1 दिया है, H2 निकालना है तो -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्थिति 30 सेंटीमीटर दूर, वास्तविक एवं उल्टा प्रकृति, आकार 4 सेंटीमीटर, वस्तु से बड़ा मतलब 2 गुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 नंबर। लेंस में भी अंतर आ सकता है और दर्पण में भी। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताइए। अवतल दर्पण क्या होगा? इसमें परावर्तक सतह धंसी होती है, ये धंसा हुआ। इसमें परावर्तक सतह जो है उभरी होती है। इसमें उभरे भाग पर पॉलिश किया रहेगा, इसमें धंसे भाग पर पॉलिश किया होगा। वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। ये बहुत क्वेश्चन आता है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं आभासी। इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अब देखिए, तारे बहुत दूर होते हैं, ऊपर होते हैं। इसका प्रकाश जब पृथ्वी में आता है तो वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर गुजरता है। तो अलग अलग परत से जब गुजरेगा तो इसका लाइट एडजस्ट इधर उधर होते रहता है, जिससे ये टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। चलिए देखिए, तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरण इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित और कभी अधिक विचलित होती है, जिससे आंख पे प्रकाश कभी कम पहुंचता है कभी अधिक। इसलिए तारा हम लोग को टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। ये संतुलित करना है। चलिए देखिए, थोड़ा संतुलित धरती में कैसे करेंगे। जैसे Na+O2 है, Na2O जो संतुलित करने नहीं जानते, एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं या आप खोज सकते हैं संतुलित करने वाला। 2 गो है, सोडियम दे दिए। ऑक्सीजन वहाँ कितना है? ऑक्सीजन 1 तो है, तो यहाँ सोडियम 2 दिए। सोडियम 2 दिए तो ऑक्सीजन 2 हुआ, सोडियम 4 हो गया, तो यहाँ आगे 4 लगाना पड़ेगा, आगे 4 लगाना पड़ेगा। देखिए 4 सोडियम, यहाँ 2 लगा दिए, 2 दूनी 4 सोडियम, ऑक्सीजन 2 हो गया संतुलित। एक बार लिखिए पहले ये क्वेश्चन को, तब संतुलित कीजिए। दूसरा है H2S+O2 H2O+SO2। इसमें देखिए
हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 हो गया। हाइड्रोजन 4 किए, सल्फर 2 टो है, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 है, तो 2 यहाँ था और 4 लगा दिए, 6 हो गया, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। संतुलित कर लीजिएगा सब पाँचों, यहाँ पे दिया है। चलिए अब आगे 43 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण होता है, जैसे चूना होता है, उसमें पानी मिलाएंगे तो बन जाएगा जिप्सम, जो कि कठोर पदार्थ है। दोनों का सूत्र भी अलग है, जैसे इस जिप्सम का सूत्र है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो जिप्सम को अगर गर्म करेंगे 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जल के अणु का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, वो बनता है। इसका उपयोग क्या है, तो प्लास्टर करने में, डॉक्टर जो है हड्डी को सही जगह स्थिर करने में, खिलौने और मूर्ति बनाने में, यही सब इसका उपयोग है। लिख सकते हैं आप लोग। चलिए अब आगे क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। उभयधर्मी मतलब क्या हुआ, ऐसी धात्विक ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों है, उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। खनिज और अयस्क में अंतर लिखे। खनिज क्या है, भूपर्पट्टी में, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं, जबकि वे खनिज जिससे धातु आसानी से प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं अयस्क, जैसे एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं होता, लेकिन सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण होता है। सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क खनिज है। चलिए आगे चलिए 45 नंबर, 45 चलिए अब देखिए आगे, जब एड्रेनलिन रुधिर से स्रावित होता है, एड्रेनलिन हार्मोन है जो रुधिर मतलब रक्त में स्रावित होता है, तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। चलिए देखिए, एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है तथा सीधे रक्त में पहुंचकर पूरे शरीर में फैल जाता है। यह हृदय को प्रभावित करता है, जिससे हृदय की गति तेज होती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। श्वसन दर तेज हो जाता है और पेशियों की अधिक ऑक्सीजन मिलता है। इस परिवर्तन के कारण जीव का शरीर असमान परिस्थिति से निपटने में सक्षम होता है। जैसे कभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जिम करेंगे, या कोई दौड़ा रहा है तो या भय की स्थिति है, तब ये ज़्यादा स्रावित होता है, हम लोग का जो है शरीर में भरपूर ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, स्पीड कम कर सकेंगे इस सब। चलिए आगे चलिए, फूल आ गया। ये क्या है, दिए गए चित्र ए और बी जो है इसको नामांकित कीजिए और बी का 2 कार्य लिखना है। ए ये क्या है, ए है दलपुंज और बी है अंडाशय, इससे फल का निर्माण होता है। तो अंडाशय के 2 कार्य, यह स्त्री केसर का मुख्य भाग है एवं बीजाणु को रखता है, यह निषेचन की क्रिया में मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं और अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करता है। ये सब आ सकता है। चलिए आगे चलिए, श्रेणी क्रम संयोजन हम बताए थे, इसको पूरा अच्छा से डिटेल नहीं देखे हैं तो उसको आप वीडियो को देख सकते हैं, हम शॉर्ट में बता देते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, देखिए जैसे हम 3 प्रतिरोध लिए, ये पहला प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा, इसका दूसरा। अब दूसरा प्रतिरोध लेते हैं, इसका पहला सिरा, इसका दूसरा। जैसे ये सिरा है 2 गो, तो जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से तथा दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले सिरे से जोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें धारा अधिकतम जाएगा, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये 5 नंबरिया हम बताएं एक वीडियो में, ओम का नियम, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, आप वहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, आपका हो जाएगा पूरा। चलिए देखिए भी इसको कैसे बनाएंगे, देखिए V बराबर IR होता है, V बराबर IR, तो V1 बराबर IR1, क्योंकि I सब में समान जाएगा, R1 R2 R3 बदलेगा। V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे तो V बराबर IR होता है तो S लिख देंगे सीरीज, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन लेंगे तो R1 जोड़ R2 जोड़ R3 हो जाएगा, IRS बराबर I खत्म तो RS बराबर R1 R2 R3 हो गया। ये इसी तरह बनाया, इसको आप देख सकते हैं सेम। समझे कि नहीं, इसको कैसे बनाएंगे। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र क्या है, प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो विद्युत धारावाहिक चालक के परितः वह समस्त क्षेत्र जिसमें उसका चुम्बकीय सुई द्वारा आभास किया जाता है उसे चुम्बकीय क्षेत्र कहते हैं। एक मजबूत कार्डबोर्ड जिसके बीच में छिद्र रहता है के टुकड़े को क्षैतिज आधार पर रखकर
उसके बीच में स्थित छिद्र से एक तांबे का तार लंबवत लगाते हैं। इस तार के सिरों को एक कुंजी एवं बैटरी के ध्रुवों से जोड़ते हैं। कार्डबोर्ड के टुकड़े पर समान रूप से लोहे की कुछ कतरने फैला देते हैं। कुंजी को दबाकर धारा प्रवाहित करते हैं और साथ ही साथ कार्डबोर्ड पर हाथ थपथपाते हैं। ये प्रयोग है। हम देखते हैं कि ये कार्डबोर्ड है। हम देखते हैं कि लोहे की कतरने समकेंद्रीय वृत्तों से व्यवस्थित होती है, अतः प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा बल रेखाओं की दिशा समकेंद्रीय होती है। चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु एवं अधातु में भौतिक और रासायनिक अंतर आप लोग जो याद किए वो भौतिक है। धातुएं चमकदार होती है, अधातु में चमक नहीं होती, अपवाद है आयोडीन, ग्रेफाइट, हीरा। धातुएं आघातवर और तन होती है, मैंने धातु को पीट कर और धातु को खींच कर लंबा तार बना सकते हैं। अधातुएं आघातवर और तन नहीं होती, ये भंगुर होती है। धातुएं उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, मैंने धातु में करंट दौड़ता है और धातु गर्म होता है, जबकि अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसमें ना करंट दौड़ता है ना ही गर्म होता है। ग्रेफाइट जो है अधातु है, फिर भी उसमें करंट दौड़ता है, वो अपवाद है। अब चलिए रासायनिक अंतर। धातु विद्युत धनात्मक होती है, मैंने इस पर प्लस चार्ज होता है। अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है, मैंने इसमें माइनस चार्ज। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु बनाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल है Mg+O2, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। ये जो है अम्लीय ऑक्साइड होता है, छूट गया यहाँ, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। चलो अब आगे चलते हैं। समावयव क्या है? समावयव वैसे यौगिक जिसका अणुसूत्र समान लेकिन संरचना शुद्ध भिन्न भिन्न है, डायरेक्ट, उसको समावयव या आइसोमर कहते हैं। जैसे ब्यूटेन का है N-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। पेंटेन का होगा N आइसोनियो। जैसे ब्यूटेन है C4H10, तो ये एक ब्यूटेन है, एक ब्यूटेन ये है N-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, या 2 मिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं इसको। अब पेंटेन में होता है, जैसे ये 5 कार्बन है तो N मतलब नॉर्मल हो गया, फिर आइसो होता है, फिर नियो होता है, 3 होता है। तो ये याद रखना है आपको। देखिए दे दिया है पूरा, सबका सूत्र समान है लेकिन संरचना अलग अलग है। निम्न यौगिकों के नाम बताइए। ब्यूटेन से उत्पन्न एक कीटोन। ब्यूटेन से उत्पन्न एक कीटोन क्या होगा? CH3CH, इस तरह होगा। देखो कीटोन इस तरह बनाते हैं हम लोग, ये है। उसके बाद मीथेन से उत्पन्न एक एल्कोहल, मिथेनॉल, CH3OH। प्रोपेन से उत्पन्न एक कार्बोनिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। एथेन से उत्पन्न एक एल्डिहाइड, HCHO हो गया, मिथेनल इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ सब दिया है। प्रोपेन से एक कीटोन, प्रोपेनन। मेथेन से उत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, सब दिया है यहाँ। चलिए आगे चलिए। 51 चित्र बनाना है। ये चित्र आप बना सकते हैं या इसके बदले क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। देखिए, अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करें। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन सभी क्रिया होता है। जब अमीबा को भोजन का एहसास होता है तो क्या करता है? अपना कूटपाद में भोजन को रखता है और उसके बाद वहाँ से खाद्यधानी से एक पाचक रस निकलता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव भी है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिक में डीएनए की क्या भूमिका है? आनुवंशिक मतलब क्या होता है? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं, उन्हें आनुवंशिक गुण या लक्षण कहते हैं। इस परिघटना को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता में डीएनए की भूमिका। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसके नाइट्रोजन युक्त क्षारों की व्यवस्था में सभी आनुवंशिक सूचना कूटबद्ध होती है। डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है, जिसके कारण यह अपने जैसे दूसरी अनुकृति या दूसरा डीएनए बना लेते हैं। आनुवंशिक सूचनाओं में नई कोशिकाओं या अगली पीढ़ी में पहुंचने के लिए यह क्रिया आवश्यक है। क्रॉसिंग ओवर के कारण पुनर्योजन की क्रिया होती है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम अथवा उसकी संख्या में परिवर्तन होने से उत्परिवर्तन होता है, जिससे विभिन्नता उत्पन्न होती है। डीएनए प्रतिलेखन द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। मतलब डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन के संश्लेषण में आरएनए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए, डीएनए एक कोशिका के उपापचयन को नियंत्रित करती है, जिसके लिए यह आरएनए की मदद लेता है। इसके अलावा यह आरएनए द्वारा संचालित क्रियाओं जैसे एंजाइम तथा अन्य जैव रासायनिक संश्लेषण में भी नियंत्रित करता है। ठीक है, हो गया आपका पूरा सेट 1 बता दिए हैं पूरा कंप्लीट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। सेट 2 का सब्जेक्टिव बता दिए और सेट 1, 2, 3, 4, 5 वर्मा प्रेस भी बता दिए हैं। नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अभी जो बोले साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी आप देख सकते हैं। समझ गए? इतना आपको करना ही होगा साइंस में। ठीक है, थैंक यू। आपका ये कंप्लीट हो गया पूरा सेट 2। हम जिस तरह भाषा बताएं उसी तरह भाषा में आप जो है एग्जाम में
लिख सकते हैं, आपका मार्क्स जो है नहीं कटेगा। ठीक है, थैंक यू।